वह अपना माथा मसलते हुए गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ अपने पास में बैठी उस लड़की को बेजारी से एक नज़र देखता और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। अचानक से गाड़ी को एक झटका लगा और उसने सर उठाकर देखा तो उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए। चलो भाई, लेकर चलो इन्हें, शादी का इंतजाम कर रखा है, वो शख्स पास आकर बोला तो लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। वह हैरानगी से उन्हें देख रहा था। क्या पागलपन है ये? कौन हो आप लोग? वो गुस्से से चिल्लाया। डरने की जरूरत नहीं है, अभी शादी हो जाएगी तुम दोनों की, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्यार करते हो ना तुम दोनों एक दूसरे से, मैं मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं होने दूंगा। मेरे साथ यह हो चुका है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। वो शख्स बोलता हुआ उन्हें आगे बढ़ने का कहने लगा। प्रणव को लगा कि वह शख्स शायद दिमागी मरीज है जो इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, यह सिर्फ मेरी कर्मचारी है, वो गुस्से से बोला था, जबकि वो सब लोग ऊंची आवाज में हंसते हुए प्रणव और उसके पास में बैठी उस खूबसूरत सी लड़की नूतन को देखने लगे थे। कर्मचारी के साथ रात के 3 बजे क्या कर रहे हो साहब? उस शख्स के सवाल पर वो शर्म से आंखें मीच गया था। मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? हटिए पीछे, हमें रास्ता दीजिए। ओ बाबूजी, हम रास्ता नहीं देंगे, हमें पता है तुम लोग कौन हो, घर से भाग गए हो ना? उस शख्स ने पास आकर आंखें सिकोड़ कर पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें रास्ता दीजिए, फिजूल में मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो गुस्से से बोला। तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे गांव वाले यहाँ आए थे, मगर फिक्र मत करो, हम तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे और अभी और इसी वक्त तुम्हारी शादी होगी। उस शख्स की बात पर प्रणव नफरत से अपने पास में खड़ी उस मासूम सी नूतन को देख रहा था, जो आज बस एक सहकर्मी से लिफ्ट लेकर जा रही थी और रास्ते में उस शख्स की नीयत खराब हो गई थी और वह नूतन को लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वो तो नूतन के घर से जब उसके पहुंचने की खबर नहीं मिली तो प्रणव उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था। उसे बचाने की कोशिश में वह खुद फंस गया और फिर उसे घर छोड़ना चाहा, लेकिन उसकी की गई नेकी उसी के गले पड़ गई। नूतन के घर वाले भी उसे घर से निकालकर प्रणव के हवाले कर गए थे और अब जब रात के 3 बजे वह उसे लेकर यही सोच रहा था कि आखिर कहाँ जाए, तभी रास्ते में उन लोगों ने उन्हें रोक लिया और जबरदस्ती उन्हें एक खंडर नुमा घर में ले गए। बंदूक की नोक पर उन दोनों की शादी कराई गई। प्रणव ने नूतन को देखा, उसकी गलती ने यह सब कर डाला था। उस शख्स ने 500 का नोट नूतन के हाथ में थमाया। बिटिया, खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। नूतन का मन कर रहा था कि उसी नोट को उठाकर उसी के सर पर दे मारे। अभी थोड़ी देर पहले जल्लाद बनकर उनकी जबरन शादी कराई गई थी और अब वही लोग उसके मायके वाले बन बैठे थे। उन गुंडों ने प्रणव को समझाया कि इतनी प्यारी लड़की है, इसका ख्याल रखना। उनकी बात पर वह गुस्से से उन्हें घूरता वहां से निकल आया। माथा मसलता हुआ वह गाड़ी घर की ओर मोड़ चुका था। वह घर में अकेला ही रहता था। उसके माता पिता बाहर देश में थे तो फिलहाल तो वह इस मामले को संभाल सकता था, मगर आगे जाकर क्या करना है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी में नूतन की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी जो उसे और ज्यादा चिढ़ दिला रही थी। रो मत, वह बुरी तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ पर नूतन सहम कर दरवाजे के साथ लग गई। वह उसका बॉस था और जो कुछ भी हो रहा था वह ठीक नहीं था। प्रणव का बस नहीं चल रहा था कि गाड़ी कहीं जाकर ठोक दे। वह शख्स जिसने आज तक किसी की पसंद की कॉफी भी नहीं पी थी, आज उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना हो गई थी। बार बार उसे यह याद आ रहा था कि उनकी शादी कैसे जबरन कराई गई थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़े मेंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरते हुए उसने पूरे जोर से दरवाजा पटका। रोती हुई नूतन डर कर उछल पड़ी। वह उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। नूतन भी धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसके कदम भारी होते हुए अंदर बढ़े। जहां वह थोड़ी देर पहले गायब हुआ था
वहीं जाकर वह भी पहुंच गई। उसके हर कदम के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। यह उसके लिए शर्म से मर जाने वाली बात थी। वह मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत लग रहा था, अंदर आकर तो जैसे नूतन को लगा कि वह किसी महल में आ गई हो। एक एक चीज आलीशान थी, जो घर की शान और रुतबे की गवाही दे रही थी, मगर सफाई की काफी कमी थी। वहां खड़ी नूतन अपनी तमाम यादों और हालात को सोच रही थी। तभी प्रणब वापस आया और एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आज से तुम वहीं रहोगी, वो तुम्हारा कमरा है आज से। उसका लहजा हुक्म देने वाला था। आंखों में आंसू लिए नूतन ने सर झुका लिया। प्रणब की भूरी खूबसूरत आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसके रेशमी बाल माथे पर बिखरे हुए थे। नूतन ने उसे आज से पहले इस रूप में कभी नहीं देखा था। वह हमेशा अच्छे से तैयार होकर टिप टॉप अंदाज में ऑफिस आता था। ऑफिस की हर लड़की का उस पर क्रश था, मगर वह किसी को देखता भी नहीं था। डांट देना तो वह अपना हक समझता था और लड़कियां आपस में कहती थी, अगर वो डांटे ना तो इतने अच्छे भी ना लगें। इतनी खूबसूरती पर ऐसा एटीट्यूड हक बनता है। अब जाओ भी या यहीं खड़ी रहोगी? प्रणब तड़क कर बोला तो नूतन कदम कदम रखती कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, वो अब भी उसे घूर रहा था। नूतन ने सर झुकाकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। फिर अच्छे से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही प्रणब मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा बाकी सभी कमरों से बड़ा और शानदार था। हर चीज ग्रे शेड में थी। कमरे का फर्श नरम और आरामदेह था, जिस पर गहरे ग्रे रंग का कारपेट बिछा हुआ था। यह कारपेट कमरे की खूबसूरती और फैलाव को और बढ़ा रहा था। कमरे की दीवारें हल्की और मीडियम ग्रे रंग की थीं, जो पूरे कमरे में एक सुकून भरा माहौल बना रही थीं। बेड शीट भी गहरे ग्रे रंग की थी। कमरे में खूबसूरत ग्रे रंग का सोफा रखा था, जिसके पीछे सादा मगर आकर्षक वॉलपेपर लगा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती रोशनी ग्रे टेंट्स से छनकर कमरे में फैल रही थी और पूरे कमरे को एक नरम मध्यम सी चमक दे रही थी। वो कपड़े बदलकर आराम के कपड़े पहनकर बेड पर लेट गया। इतनी परेशानी थी कि नींद आना मुमकिन नहीं था। आंखें बंद किए वो इस बेचैन हालत में कुछ घंटे पहले हुई जबरन शादी के बारे में सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ नूतन को भी नींद नहीं आ रही थी। अपनी बेबसी, बदकिस्मती और शर्मिंदगी पर वह लगातार रो रही थी। घुटने सीने से लगाए उसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो, रूह जैसे निकल गई हो और जिस्म बस जिंदा रह गया हो। आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने हितेन के साथ घर जाने की हामी भरी थी और उस शख्स ने उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर 2 घंटे तक कैद करके रखा। उसके बाद प्रणब ने उसके मोबाइल फोन को ट्रेस करके वहां पहुंचकर उसे बचाया, लेकिन घर वालों ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही घर से निकाल दिया। उन्हें डर था कि लोग उसे बदचलन कहेंगे। आखिर घर वाले उसकी बात क्यों नहीं सुन सके? क्या लड़कियां इतनी बड़ी बोझ होती हैं कि उन्हें यूं ही ठुकरा दिया जाए? क्या लोगों की बातें ज्यादा अहम होती हैं या अपनी ही बेटी? नूतन को आज समझ आ गया कि समाज की बातें बेटियों से भी ज्यादा अहम मानी जाती हैं। उसके खुले बाल चेहरे पर आ रहे थे। कमरा रोशनी से भरा हुआ था। रोते रोते न जाने कब उसे नींद आ गई। सच ही कहा गया है कि नींद ऐसी चीज है जो किसी भी हालत में इंसान को आ ही जाती है। बैठे बैठे बेड के क्राउन से टेक लगाकर ही वो सो गई। सुबह रोज की तरह उठते ही प्रणब ने सबसे पहले नहा धोकर खुद को फ्रेश किया। फिर नाश्ता बनाया, 2 टोस्ट और जूस का 1 गिलास। नाश्ता करके हमेशा की तरह तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने नूतन को उठाना तो दूर, देखना तक गवारा नहीं किया। अपने अंदर की हालत वह कभी बाहर जाहिर करने वालों में से नहीं था, इसीलिए अपनी रूटीन पर वापस लौट आया। करीब 11 बजे नूतन उठकर बाहर आई। घर चारों तरफ सन्नाटा कर रहा था। वो कुछ देर तक इधर उधर देखती रही, मगर उसे जल्दी ही मालूम हो गया कि बाहर गार्ड्स के अलावा इस घर में और कोई नहीं है, यहाँ तक कि कोई नौकरानी भी नहीं। यह सोचकर वह बहुत हैरान हुई। इधर उधर गौर से देखने पर उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया, क्योंकि फर्नीचर और बाकी चीजें
धूल मिट्टी से पटी पड़ी थी। इतनी गंदगी देखकर वह बहुत चिढ़ गई और बिना कुछ खाए दोबारा अपने कमरे में लौट आई। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने के बाद भी प्रणव का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह आज का सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल रहा था। उसके तेवर देखकर सब डर डर कर काम कर रहे थे। उसकी शादी की बात ऑफिस तक पहुंच गई थी। जिन्होंने प्रणव और नूतन की शादी करवाई थी उन्होंने यह खबर न्यूज वालों को बता दी थी, जिससे यह बात अखबार में छप गई थी। एक लड़की के घर वाले उसे अपनी पसंद की शादी नहीं करने दे रहे थे, जिस वजह से कुछ लोगों ने उनकी सुरक्षा कर उनकी शादी करवाई। ऑफिस की लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी। एक ने दूसरी से धीरे से कहा, लगता है सर को उनकी पत्नी ने सुबह से नजरअंदाज कर दिया है, तभी इतना गुस्सा कर रहे हैं, यह जाने बगैर कि असल में प्रणव ने ही नीतू को नजरअंदाज किया था। पीछे खड़ा बलवीर यह सब सुनकर चुपचाप मुस्कुराया। उसे मालूम था कि अगर सचमुच शादी ब्याह की बात दिल से होती तो ये हालात कभी ना होते। दूसरी लड़की ने प्रणव के विवाहित होने की बात छोड़ दी थी। तुम दोनों इधर आओ, वह चिल्लाया। वह उन्हें बड़बड़ाते हुए देख चुका था। कानों में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो मेरी बात से ज्यादा अहम है। उस वक्त प्रणव गुस्से में था। सर वो कुछ भी नहीं, एक लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, आई एम वार्निंग यू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। दोबारा से मुझे देखकर तुम में से किसी ने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। प्रणव ने हुक्म दिया और हाथ के इशारे से उन्हें वापस जाने को कहा। जितना शकल से खूबसूरत है, काश अंदर से भी उतना ही होता। वो बस सोच कर रह गई। ऑफिस से वह शाम 6 बजे निकला और 6:30 बजे घर पहुंचकर रोज की तरह सीधे अपने कमरे में चला गया। प्रणव यह भूल चुका था कि कल ही वह एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया था। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद वह ओपन किचन की तरफ आया। खाना बनाते हुए अचानक नूतन का ख्याल आया। फिर वह उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा नॉक करके खोला तो देखा कि वह सामने बिस्तर के पास खड़ी थी। बाहर आओ, खाना खा लो। वह बस इतना कहता हुआ मुड़ गया। नूतन अपने रात वाले कपड़ों में ही बाहर आ गई, जो कंधे से थोड़े उधड़े हुए थे। किचन के स्लैब के पास खड़े प्रणव को देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। आई एम सॉरी सर, उसने भर्राए गले से कहा। मेरी वजह से आपको यह सब सहना पड़ा। मैंने यह सब नहीं चाहा था। मुझे नहीं पता था कि हितेन इस तरह का लड़का है। मुझे लगा वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझे लिफ्ट दी और मैंने मान लिया, वरना मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। नूतन ने धीमे स्वर में सर झुकाकर कहा। प्रणव ने बस एक नज़र सरसरी अंदाज में उसकी तरफ उठाई और बोला, यह मुझे क्यों बता रही हो आप? और इतनी समझदार तो मैं आपको समझता था कि किसी अनजान इंसान के साथ इतनी आसानी से जाने का फैसला कैसे कर सकती हो। मुझे तो लगता था कि मेरे कर्मचारियों में सबसे ज्यादा समझदार तुम ही हो, जो एक साथ यूनिवर्सिटी पढ़ाई और ऑफिस का काम दोनों मैनेज कर लेती हो और हर चीज संभाल सकती हो। लेकिन मैं गलत था। वह पैन से पास्ता हिलाते हुए बोला तो नूतन चुपचाप सर झुकाकर अपने होंठ काटने लगी। पास्ता बनाकर प्रणव ने टेबल पर रखा और 2 प्लेटें निकाली। उसे यूं ही खड़ा देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या मैं मिन्नतें करूंगा तो आकर बैठोगी? वह तंज कसते हुए बोला। नूतन उसके दाईं तरफ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अपनी प्लेट में पास्ता निकालकर प्रणव ने पहला निवाला मुंह में डाला। उसने यूं ही नजर उठाई और नूतन को देख लिया। वो वैसे ही बैठा रहा। चम्मच प्लेट में टिकाए उसने नूतन की प्लेट में पास्ता निकाला और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तलाक के कागजात तैयार करवा दूंगा। प्रणव ने ऐसे कहा जैसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा हो। तलाक का शब्द सुनते ही नूतन का दिल बुरी तरह कांप उठा। हालात मामूली ना भी रहे हों तो भी वह लफ्ज अंदर तक खाली कर गया। वह खामोशी से उठ खड़ी हुई। प्रणव ने उसे देखा और कहा, बैठकर खाओ। नूतन ने कहा, नहीं सर, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। कड़े इम्तिहान में नूतन अपने आंसू कैसे रोक रही थी, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वह कम से कम प्रणव के सामने रो नहीं सकती थी, इसीलिए कमरे में चली गई। उसके पास कपड़े नहीं थे। खाने के बाद प्रणव कुछ देर उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा और फिर अंदर आकर बोला, चेंज कर लो।
अब क्या इन फटे हुए कपड़ों में रहने का इरादा है? नूतन ने धीरे से कहा, सर मेरे पास यहाँ कपड़े नहीं हैं। प्रणव वापस गया और अपने कमरे से एक टी शर्ट और एक ट्राउजर लेकर आया और दे दिया। यह तो बहुत बड़ा है, नूतन ने हैरानी से कहा। प्रणव ने कहा, पहन लो, कल तक शॉपिंग करवा दूंगा, तब तक गुजर बसर कर लो। वह लहजे में खट्टी मीठी बात करके बाहर निकल गया। अगले दिन उसने वाकई में उसे कई कपड़े दिला दिए थे। नूतन उसके अचानक व्यवहार पर हैरान थी। अगले दिन वह अपने रोज के मुताबिक ऑफिस के लिए निकल पड़ा और नूतन से कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ, पर नूतन इनकार कर गई। उसका दिल अब बाहर जाने को तैयार नहीं था। उसके लिए तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो, जीने का मकसद ही कहीं खो सा गया था। शाम के 6 बजे प्रणव घर लौटा, नहा धोकर फ्रेश हुआ और खाना बनाने के लिए किचन की तरफ गया। पैन में पहले से सब्जी रखी थी, मगर चपाती नहीं थी। उसने माथा दबाया क्योंकि उसे खुद भी चपाती बनाना नहीं आता था। फिर वो नूतन के कमरे में गया। वह सो रही थी। चुपचाप वापस आया और नूडल्स बनाकर खा लिए। वो लिविंग रूम में बैठा ही था कि उसकी माँ की कॉल आ गई। उसकी माँ ने हमेशा की तरह शादी की बात छेड़ दी। शादी की बात से छुटकारा पाने के लिए उसने अचानक बोल दिया, माँ मैंने शादी कर ली है। यह सुनकर जैसे उसने एक बम फोड़ दिया हो। क्या? किससे? उसकी माँ का तो मानो दिल ही रुक गया। मुझे अच्छी लगी तो मैंने शादी कर ली। मेरी एम्प्लॉय थी। वो ऐसे बोला जैसे किसी ड्रामे का सीन सुना रहा हो। उसकी माँ का जज्बाती सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने बहू को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। प्रणव ने बात टाल दी और कह दिया कि वह सो रही है, जबकि असलियत यह थी कि नूतन पीछे खड़ी सब सुन चुकी थी। अपनी मनपसंद शादी, यह सब सुनकर वो अंदर तक सन्न रह गई। धीरे से उसने कहा, सर आप खाना खाएंगे? अब साथ रहना था तो इतनी बातचीत तो हो ही सकती थी। उसकी आवाज पर प्रणव उसकी तरफ घूमकर देखने लगा। उसकी आंखों में उस वक्त थोड़ी नरमी थी। शायद अभी अभी अपनी माँ से बात करके आया था, लेकिन नूतन की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी भी तो माँ थी, क्या वो उसे याद नहीं करती होंगी? प्रणव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी मगर चपाती नहीं थी, इसीलिए नूडल्स खा लिए। यह कहकर वो मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगा। नूतन बिना कुछ कहे किचन में चली गई। प्रणव ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर कुछ सोचकर उसके पीछे चला आया। नूतन ने आटा जो दोपहर में गूथा था उसी के 3 पेड़े बना लिए। प्रणव आकर शेल्फ के साथ टिक कर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। 2 लटें उसके मुंह पर आ रही थी, जिन्हें वह बार बार सर हिलाकर पीछे कर रही थी। झुकी हुई आंखें, नाक और नाक में पहनी हुई नाक की नथ। प्रणव एक लम्हे के लिए ठिठक गया। वो अपने काम में व्यस्त थी और शायद उसे यह एहसास भी नहीं था कि प्रणव उसे देख रहा था। तवे पर एक चपाती डालते समय दूसरी बेल रही थी। उसके सुर्ख गालों को देखकर प्रणव की नजर उसकी आंखों पर गई। बाल उसके आगे आ रहे थे, जिसे पीछे करने के लिए उसने सिर हिलाया, मगर फिर से वह बाल आगे आ गए। उसने दोबारा सिर हिलाया और प्रणव कुछ देर उसे निहारता रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसके बाल कान के पीछे किए तो नूतन हल्की सी चौंक कर पीछे हुई। उस समय धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसकी आंखों में उस वक्त कोई जज्बा नहीं था, ना मोहब्बत ना नफरत। शायद वह सिर्फ मदद करना चाहता था। जल्दी जल्दी नूतन ने चपाती उतारी और दूसरी डाल दी। उसके गाल और नजरों की गुलाबी रंगत और बढ़ गई थी, जिसे देखकर प्रणव खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्या चूल्हे की गर्मी इतनी थी कि उसके गाल इतने सुर्ख हो गए। उसने टेबल पर खाना लगाया। प्रणव ने एक चपाती अपनी प्लेट में निकाली और थोड़ी सी सब्जी ली। पहला निवाला मुंह में रखते हुए उसने गौर से नूतन की तरफ देखा, जो अपने लिए चपाती निकाल रही थी। उसे कितने अरसे से घर का ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ था। पतली गोल सी चपातियों का स्वाद सुकून महसूस करा गया। खाना खाकर वह सोने ही लगा था कि उसे मैसेज आया, संध्या जी
कल ही अपनी बहू से मिलने यहाँ आ रही हैं। सोने से पहले वह उसके कमरे में आया। नूतन दुपट्टा उतार कर तकिए के पास रख रही थी। उसे अंदर आते देखकर वह अनजाने में ही उसे देखने लगी। आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे पूछे बिना आपके किचन में नहीं जाना चाहिए था, मगर मुझे भूख लगी थी इसीलिए गई। मैं आपको पैसे दे दूंगी। वह जो दोपहर से जवाब सोच सोच कर दोहराती रही थी, उसे देखकर तोते की तरह बोल पड़ी, जिस पर प्रणव ने भौएं उठाई। ठीक है, मुझे तुम्हारे खाने से कोई मसला नहीं है, और अगर इतने ज़्यादा पैसे हैं तो कहीं और खर्च करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। कहकर वो जो बात करने आया था सोचने लगा, कहें या ना कहें। सर, आपको कुछ कहना है? उसे वैसे ही खड़ा देखकर नूतन बोली, हाँ, कल रात को मेरी माँ आ रही हैं। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो थोड़ी परेशानी से बोला। नूतन को लगा कि वह कहेगा कि वह कल ही किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। ओके सर, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि अभी तो रो ही देगी। उसने आंखों के आंसू रोक रखे थे, जिस पर प्रणव ने मुंह बनाया जैसे उसकी अकल पर मातम कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी अक्ल कम है। पहले बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि कल से तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को लगे कि हम अलग रह रहे हैं। वह 1 महीने बाद वापस चली जाएंगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया है, इसीलिए वह खास तौर पर तुमसे मिलने ही आ रही हैं। और हमारे बीच सब कुछ ठीक लगे, ये बात माँ को भी महसूस हो। वो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी थी, शादी को लेकर कहती थी कि मैं शादी कर लूँ, मगर मुझे शादी करनी ही नहीं थी। अब हो गई है तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसीलिए अब उनके सामने खुद को बचाने के लिए मैंने बता दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है, और वो भी मेरी पसंद की लड़की से। इसलिए हम दोनों के बीच ऐसा ही दिखना होगा कि जैसे हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम समझ रही हो ना? और तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज तो नहीं है ना? प्रणव ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। दिल तो नूतन का चाहा कि उसके मुंह पर कह दे, जब फैसला कर ही चुके हो तो मेरे ऐतराज से क्या फर्क पड़ेगा, मगर कुछ कहकर वह अपनी ही मुसीबत को न्योता नहीं देना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब प्रणव ऑफिस चला गया तो नूतन ने सोचा कि सारे घर को संवार दे, मगर इतने बड़े घर को वह अकेले कैसे संभालेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले उसने किचन और लॉज को समेटना शुरू किया, और उसी में उसे दोपहर हो गई। फिर बारी बारी सब कमरों को जाकर समेटने लगी, और जिस कमरे में संध्या जी को रहना था उसे उसने खास तौर पर साफ किया। अब बारी थी प्रणव के कमरे की। जब वह उसके कमरे में पहुंची तो हालत देखकर एक पल के लिए उसका सिर घूम गया। सबसे बुरा हाल तो उसी कमरे का था। उसने सबसे पहले सब कुछ समेटकर बेडशीट बदली, और फिर वार्डरोब में सारे कपड़े ठीक से सेट किए और अपने कपड़े भी उसमें रख दिए। उसके बाद वह खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। इत्मीनान से उसने पुलाव और सब्जी बनाई और फिर फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई। जब वह फ्रेश होकर बाहर आई तो लॉज में आवाजें आ रही थी। वह झिझकती हुई अंदर गई तो देखा कि एक सीधी सादी सी महिला सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अंदर जाकर नमस्ते किया तो वह चौंक उठी और फिर मुस्कुराते हुए उठकर उसे गले से लगा लिया। बहुत प्यारी है मेरी बहू, संध्या जी ने कहा। इस पर प्रणव ने उसे एक नजर देखा और पहली बार गौर से देखा। वह वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। उस समय वह काले रंग के सूट में दुपट्टा कंधों पर डाले और सर पर तौलिया बांधे बिल्कुल सादे से रूप में भी बेहद आकर्षक लग रही थी। मैं खाना लगा देती हूँ। प्रणव की नजरों का एहसास होते ही नूतन घबराकर बोली, अरे नहीं बेटा, अभी मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे, संध्या जी ने स्नेह से कहा और उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। फिर छोटे छोटे सवाल करने लगी। अच्छा, मुझे यह बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, ताकि मैं रिसेप्शन में अपने मेहमानों का हिसाब लगा सकूं। अचानक से संध्या जी ने कहा तो नूतन चौंक कर प्रणव की तरफ देखने लगी, जो खुद भी हैरानी से उन्हें देख रहा था। मॉम, रिसेप्शन की दावत की क्या जरूरत है? ये सिर्फ एक दिखावा ही तो है, जरूरी थोड़ी है। आपने चाहा था कि मैं शादी कर लूं, मैंने कर ली। अब मैं नहीं चाहता
कि किसी को मेरी निजी जिंदगी के बारे में पता चले। मैं अपनी लाइफ को बहुत पर्सनल रखना चाहता हूँ। वह जल्दी जल्दी बोला तो संध्या जी ने उसे घूर कर देखा। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये दावत तो हर हाल में होगी। अरे मेरे भी कुछ अरमान हैं। तुमने शादी कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम मुझे ये दावत देने से मना नहीं करोगे, समझ आया तुम्हें? संध्या जी ने सख्त लहजे में कहा तो प्रणव बेबसी से अपना माथा थाम गया। ये बहुत गलत बात है मॉम, अब आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल करेंगी? और वैसे भी नूतन की फैमिली में कोई भी नहीं है, सबने इससे रिश्ता तोड़ लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मुझसे शादी की। वह निगाहें चुरा कर बोला तो संध्या जी ने अविश्वास से अपने बेटे को देखा। ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने नूतन के माँ बाप की इजाजत के बिना शादी की? ऐसा कैसे कर सकते हो? वह लगभग चिल्ला उठी तो प्रणव झुलझुलाकर बोला, प्लीज मॉम, मुझसे किसी किस्म का सवाल मत कीजिए और मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। वह अचानक से उठते हुए बोला तो संध्या जी उसे देखकर रह गईं। फिर सबने चुपचाप खाना खाया, मगर संध्या जी बिल्कुल चुप रहीं। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि उनके बेटे ने किसी लड़की को भगाकर शादी कर ली। कुछ देर बाद वह उठकर कमरे में चला गया और नूतन उसके लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले आई। वह सोफे की बैक से टिककर बैठा था, होठों से सिगरेट लगाए जैसे नींद और थकान से टूटा हुआ हो। आपकी कॉफी, उसने पास जाकर धीमे स्वर में कहा तो वह चौंक कर सीधा हो बैठा, सिगरेट एश ट्रे में दबाई और उसके हाथ से कप लेकर होठों से लगा लिया। व्हाट द हेल गर्ल, ये कॉफी में चीनी कौन डालता है? वह झुलझुलाकर बोला, मैं डालती हूँ, मुझे कॉफी बहुत कड़वी लगती है, जब तक इसमें चीनी ना डालूं मुझे अच्छी नहीं लगती। नूतन सिर झुकाकर बोली, ओह नो, तुम्हें पता है मीठा हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल बना देता है, ये शरीर को खोखला कर देता है। चीनी एक जहर है, मैं तो कभी इस्तेमाल नहीं करता और कॉफी में तो बिल्कुल नहीं। कॉफी तो वैसे भी लोग स्लिम और स्मार्ट रहने के लिए पीते हैं, है ना? वह बोलता चला गया और नूतन हैरानी से उसे देखती रही। यह पहली बार था जब वह उससे इतनी लंबी बातें कर रहा था। मैं स्लिम और स्मार्ट होने के लिए कॉफी नहीं पीती, मैं तो वैसे ही स्लिम और स्मार्ट हूँ, बस मेरा मन करता है कि कॉफी पीऊँ तो मैं पीती हूँ और मुझे बिना मीठी कॉफी और चाय अच्छी ही नहीं लगती। नूतन ने सहज लहजे में जवाब दिया। प्रणव ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तुम्हारा सच में ऊपर का खाना खाली है? वो तंज भरे लहजे में बोला तो नूतन का सब्र भी टूट गया। आप होते कौन हैं मुझे ये सब कहने वाले? आप अपने काम से काम रखिए, ज्यादा मेरे मामलों में टिप्पणी मत कीजिए, वो गुस्से से बोली। वो पलटने लगी तो उसका पैर कालीन में उलझ गया और वह सीधे प्रणव पर गिर पड़ी। दोनों की धड़कनें एक पल को थम सी गईं। नूतन हड़बड़ाकर उसके ऊपर से उठने लगी, लेकिन वो संभल नहीं पाई और वह फिर से उसके ऊपर गिर गई। वह दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। नूतन फटी फटी निगाहों से उसे देखती रही और फिर हड़बड़ाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। खुद को संभालते हुए उसने खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखा, जो अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको? वो तपक कर बोली। प्रणव भी उठकर उसके सामने आया और उसे पकड़कर अपने पास कर लिया। मैंने अपनी जिंदगी में किसी और औरत को कभी ऐसे नहीं देखा है, लेकिन तुम पहली हो जिसे मैंने ऐसे देखा है और पता नहीं मेरे अंदर यह ख्वाहिश कैसे जाग उठी कि मैं तुम्हें देखूं और महसूस करूं। खुशकिस्मत समझो अपने आप को जो प्रणव चौहान के साथ वक्त बिता रही हो। अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, पर मैंने उन्हें नजर उठाकर भी नहीं देखा और देखो तुम तो मेरे कमरे में मौजूद हो। प्रणव ज्यों ही बोल रहा था उसके लहजे में जहर घुला हुआ था और नूतन का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने हाथ उठाया और जोर का थप्पड़ प्रणव के गाल पर दिया। मैं तुम्हें बहुत सभ्य इंसान समझती थी, लगा था तुम एक अच्छे आदमी हो जिन्होंने मेरी रखवाली की, मुझे अपना नाम तक दे दिया और अपने घर में रखा, लेकिन नहीं, तुम उन्हीं मर्द के जैसे हो जो
औरत की इज्जत नहीं करते। बहुत शुक्रिया मुझे अपने घर इतने दिन रखने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी और ना इस कमरे में। कहकर वह बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो प्रणव ने उसका बाजू दीवार के पास दबा दिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तुम्हारा पति हूँ। बीवी की चाहत किसी पति के लिए गलत नहीं होती। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम पर एहसान किए हैं, वह तेज लहजे में बोला और उसके हाथों की पकड़ नीतू की बाजू पर और सख्त होती चली गई। नीतू की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वह डरी हुई और बेबस सी खड़ी रही। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। नूतन सिसक पड़ी और साथ ही आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बह गए। जाओ, जाकर आराम करो। प्रणव ने एकदम अपनी पकड़ ढीली की और वो निगाहें चुराकर बोला और फिर अपनी मेज से सिगरेट और लाइटर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। नूतन बेड पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। कुछ देर बाद मुंह हाथ धोकर सोने के लिए लेट गई, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। पूरी रात प्रणव की हरकत की कसक अपने दिल पर महसूस करती रही। आधी रात के बाद आंख लगी। प्रणव पूरी रात छत पर गुजार कर जब नीचे उतरा तो उसकी निगाह अनायास ही बेड पर गई जहां नूतन सो रही थी। वो बेबस होकर उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। पलकों पर अटके हुए आंसू अब भी बता रहे थे कि वो रोते रोते ही सोई है। प्रणव के दिल में मलाल सा भर गया। फिर वो झुका और नरमी से उसका सर सहलाने लगा। फिर दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद कहाँ आ रही थी। दिल तो उसी दुश्मन जान की तलब में बेचैन था। फिर खुद से लड़ते लड़ते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो नूतन अब भी सो रही थी। वो आंखें मलता हुआ उठकर फ्रेश होने चला गया। आधे घंटे बाद जब वापस आया तो नूतन अब भी सो रही थी। वापस आकर जैसे ही उसके माथे को छुआ तो वो बुखार से तप रही थी। प्रणव बेचैन होकर उसके पास बैठ गया, उसके गालों को सहलाने लगा। क्या हुआ? आंखें खोलो नूतन, वो उसके गाल थपथपाते हुए बोला, मगर नूतन टस से मस ना हुई तो प्रणव के चेहरे पर जैसे परेशानी के भाव उभर आए। उसने जल्दी से उसे तकिए पर सीधा किया और तेजी से बाहर निकल गया। सीधा संध्या जी के कमरे में जाकर बोला, माँ प्लीज आप मेरे साथ चलिए। पता नहीं नूतन को क्या हो गया है, होश ही नहीं आ रहा। वो बेचैनी से बोल रहा था। संध्या जी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बाहर की ओर बढ़ी और जाकर देखा तो नूतन सच में बुखार से तप रही थी। ये सब क्या है प्रणव? इसे इतना तेज बुखार है और तुम्हें पता भी नहीं? संध्या जी ने गुस्से से कहा तो प्रणव होंठ भींचकर सर झुका गया। फोन लगाओ डॉक्टर को, संध्या जी ने कहा तो प्रणव ने फौरन डॉक्टर को फोन मिलाया। कुछ देर में डॉक्टर आया। चेकअप के बाद उसने कहा कि ताजे पानी की पट्टियां रखनी होंगी। संध्या जी उसके सिरहाने बैठकर पट्टियां रख रही थी। थोड़ी देर में नूतन बुखार में बड़बड़ाने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी। संध्या जी उसे देख रही थी और प्रणव वहीं खड़ा था। करीब 2 घंटे बाद जाकर नूतन को थोड़ा होश आया। संध्या जी ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और दवा दी। फिर प्यार से बोली, अरे बेटा तुमने कल इतना ज्यादा काम किया, मुझे लगता है इसी वजह से बुखार चढ़ गया। तुम्हें अब से बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। घर में नौकरानी अब से आएगी। जब मैं यहाँ हूँ तो नौकरानी जरूर रहेगी। और प्रणव को कितनी बार कहा है कि नौकरानी को काम तो करने दिया करो, मगर ये किसी पर भरोसा ही नहीं करता, इसीलिए घर इतना गंदा पड़ा रहता है। मैं तो कल रात ही समझ रही थी कि तुमने ही सब संभाला होगा और इसे चाहिए था कि अब जब तुम यहाँ हो तो नौकरानी का इंतजाम करे, मगर पता नहीं इसे समझ क्यों नहीं आती। संध्या जी ने बारी बारी दोनों की क्लास ली थी। सॉरी माँ, बस मेरे ध्यान में नहीं रहा। प्रणव आहिस्ता से सर झुकाकर बोला तो संध्या जी ने उसे गहरी नजरों से देखा। अच्छा मैं चलता हूँ, उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं फोन करूंगा। कहता हुआ वह लैपटॉप बैग उठाकर बाहर निकल गया। दफ्तर पहुंचकर भी उसका ध्यान घर की ओर ही लगा था। कई बार वो फोन करके संध्या जी से नूतन का हाल पूछ चुका था। जब दोबारा कॉल आई तो संध्या जी चिढ़ सी गईं। तुम खुद उसके मोबाइल पर फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते? वो बोली तो प्रणव होंठ भींच कर रह गया। अब उन्हें क्या बताता कि जिस दिन नूतन किडनैप हुई थी मोबाइल उसी दिन वहीं उसी
घर में छूट गया था और उसने नया मोबाइल भी नहीं दिलवाया। वो झुलझुलाकर फोन बंद कर गया। शाम को जब घर पहुंचा तो संध्या जी लॉज में बैठी थी। प्रणव उनके पास जाकर बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं कि उसके पास मोबाइल नहीं है? अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि उसके पास मोबाइल नहीं है। अब मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हारी माँ हूँ मैं, इसीलिए जो भी है मुझे साफ साफ बता दो। यह मत हो कि मुझे कहीं और से सच पता चले और मामला बिगड़ जाए। तुम दोनों के बीच मुझे पति पत्नी वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है और तुम्हारे चेहरे पर भी सिर्फ उदासी दिख रही है। संध्या जी ने एकदम से सवालों की बौछार कर दी। प्रणव गहरी सांस भरकर चुप रह गया। फिर धीरे धीरे उसने सारी बात बता दी। सुनकर संध्या जी उसे सदमे भरे अंदाज में देखने लगी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्मी ड्रामे की कहानी सुना रहे हो। फिलहाल मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। नूतन आहिस्ता से बोली। नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो इस तरह मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। संध्या जी ने कहा। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। वैसे भी जब मेरे घर वालों को मेरी कोई फिक्र नहीं थी तो आप मेरे बारे में परेशान क्यों हो रही हैं? बस मुझे इसी बात का दुख है कि मेरी माँ वहाँ सबकी बातें सुन रही होंगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे पापा जब मैं पैदा हुई थी तभी उदास हो गए थे। जिंदगी भर मुझे मनहूस कहा गया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भीग गई और आंखों में आंसू भर आए। फिर नूतन चुपचाप वहाँ से पलट गई और संध्या जी ने सिकवे भरी नजरों से सामने सीढ़ियों पर खड़े अपने बेटे प्रणव को देखा। वह निगाहें चुरा गया। प्रणव को नहीं पता क्यों, मगर उसका दर्द अपने सीने में जैसे चुभ रहा था। पूरी रात वह एक पल के लिए भी सो नहीं पाया था। अगले दिन सुबह वह ऑफिस के लिए निकल गया और शाम को जब घर लौटा तो उसकी नजरें लगातार नूतन को ही तलाश कर रही थी। माँ, वो नूतन कहाँ है? उसने आखिरकार पूछ ही लिया जब उसे खाने की मेज पर मौजूद नहीं पाया। चली गई है। और किस रिश्ते से वह यहाँ रहती जब उसका पति उसे स्वीकार नहीं करना चाहता? संध्या जी ने इत्मीनान से कहा। प्रणव तड़प सा उठा। व्हाट? कहाँ गई है वो? और उसके घर वाले भी उसे नहीं रखेंगे? वह अकेली कहाँ जाएगी? वह बेचैनी से बोला। मुझे कौन सा बताया है कि वह जा रही थी? जाने से पहले बस नमस्ते करने आई थी और ना मैंने पूछा ना उसने मुझे बताया। जब उसके पति को उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना था तो मुझे उससे सवाल करने का भी हक नहीं था। जहाँ मर्जी जाए वहाँ जाए, संध्या जी ने शांत लहजे में कहा। प्रणव खाने से हाथ खींचकर उठ खड़ा हुआ। अरे खाना तो खा लो, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, भूख नहीं है मुझे। वो गुस्से से बोला और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे मौजूद संध्या जी पूरे ठाट बाट वाले अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वो कमरे में आकर अपने बाल मुट्ठी में जकड़े इधर से उधर टहल रहा था। उसका दिमाग सिर्फ इसी बात पर अटका हुआ था कि नूतन ना जाने कहाँ भटक रही होगी। फिर वो चाबियां उठाकर बाहर निकला और पास के जितने भी हॉस्टल थे सब में जाकर उसके बारे में पूछा, मगर उसका कहीं अता पता नहीं था। वो आधी रात को घर आया तो संध्या जी उसके इंतजार में हॉल में बैठे बैठे सो गई थी। जैसे ही वो अंदर आया तो वो झटके से उसकी तरफ लपकी। कहाँ चले गए थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। टाइम देखा है तुमने? रात के 4 बज रहे हैं। वो गुस्से से बोली और प्रणव बिना कुछ जवाब दिए थके हारे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगला दिन भी उसने नूतन को तलाश करने में गुजारा। रात को वो देर से घर लौटा। फिर तो संध्या जी ने उसे काफी डांटा, मगर वहाँ असर किसको था? नूतन को गए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर प्रणव तो जैसे अपने आप को ही भूल गया था। बड़ी हुई दाढ़ी और सुर्ख आंखें उसके हालात की गवाह थीं। आज भी वो काफी देर से घर पहुंचा तो हॉल में सर पकड़े बैठी संध्या जी को देखकर उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हुई, मगर आज वो कुछ बोली नहीं थी। प्रणव खुद चलकर उनके पास आया और उनकी गोद में सर रख दिया। माँ, मेरा सुकून खो गया है। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी बेमकसद हो गई है। कहीं मेरा दिल नहीं लगता? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? हर दिन मुझे यही डर लगता रहता है कि वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है। मैं थक गया हूँ माँ, उसे ढूंढ ढूंढ कर।
मुझे अपनी सांस सीने में जकड़ती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है कोई मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। नहीं रह सकता मैं उसके बिना। माँ प्लीज वो मुझे मिल जाए। वो तड़प कर बोलते बोलते रो पड़ा। संध्या जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उनका हाथ उसके सिर पर ठहर गया। वो किसी मुसीबत में नहीं है बेटा। नूतन अपने घर जा चुकी है और मैंने खुद उसे वहाँ छोड़ा है। संध्या जी की इस बात पर उसने झटके से सिर उठाकर उन्हें बेयकीनी से देखा। आप सच कह रही हैं? वो उनके हाथ थामकर बेचैनी से बोला। बिल्कुल। और हाँ, वो अभी तक तुमसे नाराज ही है। उसे मनाना तुम्हारा काम है। ये जो मोहब्बत है ना, इसका इजहार उसके सामने जाकर करना। संध्या जी उसके सिर के बाल सहलाते हुए बोली। लेकिन माँ, वो लोग तो उसे रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। संध्या जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, असल में मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। जिस दिन तुम ऑफिस के लिए निकले थे उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तब नूतन मुझे ड्राइवर के साथ अस्पताल ले गई। वहाँ से हम निकल ही रहे थे कि पता चला उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे थे और पैसों की बहुत मांग कर रहे थे। तब मैंने वहाँ जाकर बात की और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से मदद की, तुरंत डॉक्टर ने उन्हें हाथों हाथ इलाज देना शुरू कर दिया। बस फिर वहीं पर उसकी माँ से मेरी बात हुई और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो तो पहले ही नूतन को बहुत याद करके रो रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया। माँ बेटी के सारे सिकवे मिट गए। जब उसके पापा को होश आया तो अगले दिन उन्हें भी इस बात का पता चला। उन्होंने भी नूतन से माफी मांगी और उसके भाई बहनों ने भी। मगर उसके फूफा, बुआ और छोटे चाचा अब भी थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि नूतन मेरे बेटे की अमानत है। मैं बहुत जल्द उसे लेने आऊंगी। मैंने नूतन से पूछा भी कि मैं कब रिश्ता लेकर आऊं अपने बेटे का। तो वो कहने लगी, आपके उस जिद्दी बेटे से कोई शादी वादी नहीं करेगी। अब तुम्हें ही उसे मनाना होगा, तभी मैं रिश्ता लेकर जाऊंगी। संध्या जी इत्मीनान से सब बताती चली गई और प्रणव सदमे से अपनी माँ को देख रहा था, जो पिछले 7 दिन से अपने बेटे को तड़पता देख रही थी। कितनी जालिम माँ हो आप। आपका बेटा इतने दिनों से तड़प रहा था और आपने मुझे बताया तक नहीं। पता है मेरी हालत क्या हो गई थी? वो मुंह फुलाकर बोला। संध्या जी हल्की हंसी हंसते हुए बोली, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत तुम पर बिल्कुल सही बैठती है। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुमने तो चुपचाप अपने जज्बात को अपने अंदर दबाकर बैठ जाना था। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें ही तड़पाती हूँ ताकि तुम्हारा जज्बात एक दिन बाहर निकल आए। और देखो तुमने आखिरकार इजहारे मोहब्बत कर ही दिया। बेटा जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ माँ ही होती है। संध्या जी ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं आता हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ और सीधे मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। संध्या जी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे जा कहाँ रहे हो? आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ। जब तक उसे देखूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। वो दूर से ही हाथ हिलाते हुए बोला और तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी नूतन के घर की तरफ जा रही थी। उनकी कॉलोनी में पहुंचकर उसने गाड़ी घर के सामने खड़ी की। ये एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी थी। गार्ड कहीं और गया हुआ था। उसने छोटे से गेट को देखा और फिर सामने मौजूद टेरेस पर उसकी नजर पड़ी। वो गाड़ी दीवार के पास लगाता है, पाइप पकड़कर दीवार पर चढ़ता है और छलांग लगाकर टेरेस तक पहुंच जाता है। फिर खिड़की के सहारे हाथ डालकर मुश्किल से ऊपर चढ़ा। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। वो धीमे कदमों से चलता हुआ बेड के पास आया। वहां लेटी नूतन को देखकर उसका दिल खुशी से नाच उठा। मुस्कुराता हुआ वो उसके पास बैठा और उसका गाल सहलाने लगा। नूतन हड़बड़ाकर उठी और इससे पहले कि वो चीख मारती, प्रणव ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या हो गया है? मैं हूँ प्रणव, उसने उसके कान के पास धीरे से कहा। नूतन ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया।
तुरंत लैंप ऑन किया और अपने कमरे में उसे खड़ा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ और कैसे आए मेरे कमरे में? वो सटपटाकर बोली। टेरेस से। प्रणव इत्मीनान से बोला। उसने नूतन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो नूतन ने हाथ पीछे धकेल दिया। वेरी बैड मिस नूतन। पत्नी अपने पति को पीछे नहीं धकेलती, प्रणव ने गंभीर लहजे में कहा। तभी अचानक नूतन की नजर सामने दीवार पर पड़ी और उसके होंठों से एक तेज चीख निकल गई। क्या हुआ? प्रणव हड़बड़ा कर बोला। नूतन कुछ कहना चाह रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। व्हाट? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे बहुत बड़ा कुछ देख लिया हो? वो मुड़कर इधर उधर देखने लगा मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कॉकरोच! नूतन चीख पड़ी। प्रणव भी घबराकर सीधा हो गया और उससे सट गया। कहाँ है? वो घबराहट में थूक निकलते हुए बोला। नूतन ने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। ओह, ये हमारी तरफ तो नहीं आएगा ना? प्रणव ने डरते हुए कहा और उसकी बात सुनकर नूतन हैरत से उसे देखने लगी। आप कॉकरोच से डर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं ना? जानबूझकर बहाना बनाकर मुझसे सटने की कोशिश कर रहे हैं, वो गुस्से से बोली और उसे पीछे धकेल दिया। क्या पागल लड़की, मुझे सच में इससे डर लगता है। प्लीज इसे भगाओ यहाँ से, प्रणव झुलझुलाकर बोला तो नूतन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। आर यू सीरियस? आप कॉकरोच से डरते हैं? द ग्रेट प्रणव चौधरी और कॉकरोच से डरते हैं? मर्द होकर डरते हैं? नूतन सदमे से बोली। हाँ तो मर्द इंसान नहीं होते क्या? और डर लगता है तो बस लगता है। प्रणव जल्दी से बोला। आप पर तो फर्ज बनता है कि आप अपनी बीवी को बचाने के लिए उससे लड़ जाएं, मगर आप तो यहाँ मेरे पीछे छुपे खड़े हैं। छी 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 छी, नूतन उसे पीछे धकेलते हुए बोली। उसी दौरान प्रणव ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया। कुछ पल खामोशी से बीत गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। तभी दरवाजा खटका और उसकी माँ कविता जी की आवाज आई। बेटा, क्या हुआ है? तुम चीख क्यों मार रही थी? नूतन हड़बड़ाकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली। वो कभी कॉकरोच को देख रही थी, कभी दरवाजे की तरफ। जाइए यहाँ से, वो दबे स्वर में बोली। प्रणव ने खिड़की के पास मौजूद उस कॉकरोच को देखा और बोला। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कॉकरोच है वहाँ। नूतन झुलझुला गई। उसे सी सी करके वहाँ से हटा दो, प्लीज जाओ यहाँ से, वो उसे धकेलते हुए बोली। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक तुम ये नहीं कहती कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। प्रणव इस बार इत्मीनान से अपने हाथ आपस में बांधकर बोला। नूतन ने माथा पीट लिया। ओके, मैंने माफ किया आपको। वो दरवाजे पर होती दस्तक देखकर जल्दी से बोली। अच्छा ठीक है, फिर इस कॉकरोच को भी मार दो ना, तभी जाऊंगा। प्रणव तुरंत बोला। नूतन ने झुलझुलाकर उसे देखा, फिर थूक निगलते हुए पास गई और जैसे ही जूता मारा तो कॉकरोच दीवार से उतरकर जमीन पर भागने लगा। वो दोनों चीखते हुए बेड की तरफ भागे और बाहर से दरवाजा जोर से खटकने लगा। साथ ही उसकी माँ कविता जी सबको पुकारने लगी। किस तरह के पति हो आप? अरे यार, आपको इस कॉकरोच से डर लगता है तो दुश्मनों से हिफाजत कैसे करोगे? वो चीख कर बोली। अरे दुश्मनों और कॉकरोच में फर्क होता है यार। मुझे दुश्मनों से डर नहीं लगता, कॉकरोच से लगता है। और वैसे भी तुम्हें पता ही है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। प्रणव जल्दी से बोला। आपकी इस बात को सुनकर तो हंसी आ रही है, दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है, मगर सिचुएशन ऐसी है कि हंस भी नहीं सकती। इतना बड़ा आदमी और ब्लैक बेल्ट भी, मगर एक छोटे से कॉकरोच से डरता है। वो तंज कसते बोली। अरे ब्लैक बेल्ट तो इंसानों को सबक सिखाने के लिए बनाया जाता है, कॉकरोच मारने के लिए नहीं। मुझे डर नहीं लगता, घिन आती है इनसे। मुझे लगता है अगर मैं इसे हाथ से पकड़ूंगा तो उल्टी ही कर दूंगा। प्रणव जिंदा दिली से बोला। ओ अच्छा, मगर मुझे तो डर लगता है और घिन वगैरह तो छोटा शब्द है। आप एक काम कीजिए, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है और अपनी मोहब्बत को साबित करना चाहते हो तो मारिए इस कॉकरोच को। नहीं, उसने तेज लहजे में कहा। मैं हर तरीके से तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करूंगा, मगर ये मत कराओ यार, वो बेबसी से बोला। तो नूतन उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ कर गई। मोहब्बत नहीं है ना, झूठी बातें हैं बस, वो बोली। तो प्रणव संजीदगी से उसे देखने लगा। अगर मैंने साबित कर दिया तो फिर जो मैं मांगूंगा वो तुम करोगी ना? डील डन करती हो तो ठीक है, प्रणव ने इत्मीनान से कहा। तो नूतन कुछ पल के लिए
लिए खामोश रही, फिर सिर हिलाकर हाँ कर दिया। प्रणव बिना वक्त गवाए उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया जहाँ कॉकरोच पड़ा था। उसने अपने जूते से उसे रौंद दिया और वह तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा। नूतन भी उसके पीछे पीछे चली। प्रणव वॉशरूम के पास झुका तो उल्टी से बदहवास हो गया। नूतन ने एक नज़र कमरे की ओर मारी जहां सब बाहर इकट्ठा थे, फिर गहरी सांस लेकर वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया और कमरे का दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ बेटा? कविता जी अंदर आते हुए पूछी तो नूतन ने इशारे से कॉकरोच की तरफ दिखाया। हद है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कविता जी झलझला उठी। और क्या? हमें तो लगा कोई चोट सा आ गया होगा, तभी तुम इतनी चीखें मार रही थी। वैसे अब बताओ, तुम्हें तो कॉकरोच से बहुत डर लगता था, तो फिर मार कैसे दिया? प्राची ने तंज कसते हुए पूछा। नूतन ने थोड़ी शान से कहा, कभी कभी काम वही करना पड़ता है जो दिल से नहीं होता। उसकी बहन प्राची ने शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। और इतने में वॉशरूम से कुछ आवाज आई तो सब लोग उधर देखने लगे। इससे पहले कि कविता जी को नूतन रोक पाती, वो जल्दी से जाकर रोशनदान का दरवाजा खोल चुकी थी और उन्होंने हैरानी से वॉश बेसिन पर झुके उस लड़के को देखा जो बुरी तरह पेट पकड़कर खड़ा था। फिर जैसे ही उसने मुंह धोकर पलट कर देखा तो सब चौंक गए। आप? कविता जी ने धीरे से कहा और फिर अपनी बेटी नूतन को अफसोस से देखा। वो हाथ मुंह धोकर बाहर निकला तो सब लोग उसे ही हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। उसने सब पर एक नज़र डाली और फिर कविता जी की तरफ पलटा। सॉरी आंटी, दरअसल मेरा दिल चाह रहा था आपकी बेटी से मिलने का और मेरी शादी हुई है इससे, तो इसीलिए मिलने आ गया। मॉम आपको सब कुछ बता चुकी है ना? उन्होंने फिर अच्छे से शादी की भी बात की थी। प्रणव जल्दी जल्दी बोलता चला गया। हाँ, हमें सब पता चल चुका है और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी की हिफाजत की, लेकिन इस तरह छुपकर आने की क्या जरूरत थी? आप दरवाजे से भी आ सकते थे, हम आपको कभी नहीं रोकते। ये आपकी पत्नी है। कविता जी बोली। थैंक यू सो मच आंटी, प्रणव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला। फिर नूतन जल्दी से उस मरे हुए कॉकरोच की तरफ बढ़ी और टिश्यू से उसे उठाकर बास्केट में फेंक दिया ताकि कहीं संवेदनशील मिजाज का प्रणव फिर से देखकर हड़बड़ी में कोई मोमेंट शुरू ना कर दे। अरे दीदी, आपने तो कॉकरोच उठाकर बास्केट में डाल दिया। तन्वी भी चिल्ला उठी। सब लोग तुरंत उसकी तरफ मुड़े। वो भागकर वॉशरूम की तरफ गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आई। कॉकरोच उन्होंने मारा था और मारने के बाद उन्हें उल्टी शुरू हो गई। मैंने सोचा फिर से शुरू ना हो जाए, इसीलिए उठाकर बास्केट में डाल दिया। नूतन अंदर आकर दांत पीसते हुए उसे देखकर बोली तो प्रणव सर पर हाथ फेर कर रह गया। सीरियसली आपने कॉकरोच मारा और आपको उल्टी होने लगी? श्रुति ने आंखें फैलाकर पूछा। ओह नो, जो इंसान तुम्हें कॉकरोच से नहीं बचा सकता तो दुश्मन से क्या हिफाजत करेगा? ऐसे शख्स से शादी ना ही करो तो बेहतर है। उसके चाचा की बेटी पारुल अंदर आकर तंज भरे अंदाज में बोली तो नूतन को गुस्सा आ गया और उसने प्रणव की तरफ देखा तो शर्मीले अंदाज में नीचे खड़ा था। पहली बात, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। और दूसरी बात, यह कॉकरोच या किसी भी चीज से डरना एक फोबिया है। इंसेक्ट फोबिया वो होता है जिसमें किसी इंसान को कीड़े मकोड़े या किसी विशेष चीज से डर महसूस होता है। यह एहसास इतनी तीव्रता से होता है कि घबराहट और उल्टी जैसी हालत हो जाती है। इस फोबिया में खास चीजें जैसे कीड़े या कुछ और ही खौफ पैदा करती हैं। नूतन यह सब बोलती चली गई और सब चुप हो गए। प्रणव ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा जो उसकी खातिर अपनों से ही लड़ पड़ी थी। अच्छा छोड़ो, आप दोनों बातें करें, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ, कविता जी ने कहा। थैंक यू सासू माँ। प्रणव मुस्कुराया और नूतन उसे चौंकती नजरों से देखने लगी। नूतन की माँ कविता जी तो उसके द्वारा सासू माँ कहने पर ही निहाल हो गई थी और अपनी नम आंखों को साफ करती बाहर निकल गईं। सबके जाने के बाद वो उसकी तरफ मुड़ा जो गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। क्या हो गया है? आराम से बैठ जाओ, वो बोला तो नूतन गुस्से से पलटी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका मजाक उड़ाने की? वो तब कर बोली तो प्रणव मुस्कुराता उसके सामने आया।
दफा मारो, मुझसे बात करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, वो गंभीर लहजे में बोला। वो सुर्ख चेहरे से रुख मोड़ गई। तुम अभी भी नाराज हो? वह बोला तो वह अपनी तेज हुई धड़कन को काबू करती जोर से हाँ में सिर हिला गई। अरे यार, अब क्यों? मैंने साबित तो कर दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ तो ठीक है, आपने यह सब किया है, लेकिन अगर इस सब से आपको कुछ हो जाता तो? मुझे पता है कभी कभी फोबिया की वजह से आपको पैनिक अटैक हो सकता है। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च किया है। आपने बताया क्यों नहीं कि आपको कीड़े से डर है? जिस तरह आप उल्टियाँ कर रहे थे उससे मुझे पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम्स है। आपको पता है इससे सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये सब हो सकता है और कई बार तो लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाता है। मैं तो समझ रही थी कि आप मजाक कर रहे हैं। वो सख्त गुस्से से बोली। ओ मेरी मल्टी टैलेंटेड पत्नी, तुम किस किस चीज पर रिसर्च करती रहती हो यार, बस कर दो अब। प्रणव उसकी नाक पकड़ते हुए बोला। बात को बदलने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। वो उसे खुद से छुड़वाती दूर हुई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार व्यार सा हो गया है? प्रणव अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोला। हाँ तो क्या मुझे आपसे प्यार नहीं हो सकता? कहते कहते नूतन एकदम थम गई और फिर उसकी आंखें यकीन से फैल गईं। घबराकर उसने अपने होठों पर हाथ रखे और आंखें कसकर बंद कर ली। मैं क्या बोलने लगी थी? मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो कहते हुए मुंह फेरने लगी तो प्रणव उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, वो गंभीर लहजे में बोला। उसने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा मगर फिर झुका ली। प्रणव की गहरी आंखों में देखना वाकई बड़ा मुश्किल था। ऐसे ही तो लड़कियां उस पर मरती थीं। वो आंखों से ही बातें कर लेता था। बागड़ बिल्ला कहीं का। वो बड़बड़ाती खुद को छुड़वाती उससे दूर हुई। उसकी बात सुनकर प्रणव का खूबसूरत ठहाका कमरे की फिजा में गूंज गया। कुछ देर बाद कविता जी उनके लिए खाने का सामान लेकर आई। प्रणव मजे से बैठकर खा रहा था और बार बार नूतन को देख लेता जो चुपचाप उसे देख रही थी। कविता जी उसे प्यार से खाना परोस रही थी और यह देखकर नूतन के दिल में जलन सी उठ रही थी। कुछ देर बाद जब प्रणव जाने के लिए उठा तो कविता जी ने नूतन से कहा कि उसे बाहर तक छोड़कर आओ। वो दोनों बाहर आए तो प्रणव गाड़ी में बैठने से पहले उसकी तरफ पलटा और नूतन को जोर से गले लगाया। गुड नाइट माय लव, वो मुस्कुराकर बोला और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। प्रणव के जाते ही नूतन शर्माई सी मुस्कान के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। अगले दिन संध्या जी ने आकर शादी की तारीख पक्की कर दी थी और मुकेश साहब लंदन से वापस आ रहे थे। उनके आते ही अगले दिन से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। जिस दिन सब लोग सगाई की पार्टी में चौहान मेंशन गए तो इतने आलीशान घर को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कई लोगों ने तो हैरानी में अपनी उंगलियां मुंह तक में दबा ली। उसकी एक चचेरी बहन तो जलन से लगभग मर ही गई थी। जिस लड़की को पूरे खानदान में मनहूस कहा जाता था, उसके मुकद्दर इतने बुलंद हो सकते हैं किसी ने सोचा भी नहीं था। मेहंदी का फंक्शन होटल में रखा गया था और उसमें भी काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे। फिर आखिरकार उनकी शादी का दिन आ ही गया। आज उनकी दोबारा शादी की रस्म हो रही थी। नूतन के फूफा जी जल गए। बोले इतने बड़े खानदान में शादी नहीं करनी चाहिए थी, नूतन को उसके औकात में रखना चाहिए। सुरेश फूफा के मगरूर अंदाज पर वहां बैठे कुछ लोग सर हिलाने लगे। तभी उसकी बुआ भी बीच में कूद पड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश जी, इसकी शादी इतने ऊंचे खानदान में हो रही है, औकात तो थी नहीं इसकी इतनी, मनहूस कही की, अपने पिता को बेइज्जत करने वाली। नूतन ने यह सब सुनकर अपने होंठ जोर से भींच लिए। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो उठा। शादी हो जाने के बाद प्रणव चीख उठा। तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे बता दिया कि नूतन की औकात क्या है और मैं अपनी पत्नी को अपनी आधी जायदाद का भागीदार बनाऊंगा। यह भी उसकी औकात के आगे काफी कम है। मैं तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसके कदमों में लुटा दूंगा और आगे से मुझसे इस अंदाज में बात सोच समझ कर करना। यह मेरी पत्नी है और मैं इस पर जितना चाहूं खर्च करूंगा।
आप में से कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं है। आगे से किसी मामले में बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। वो सख्त लहजे में बोला और फिर उसके बराबर खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया। वह भीगी निगाहों से उस इंसान को देख रही थी जिसने आज सबकी निगाहों में उसकी इज्जत वापस कर दी थी। कुछ देर बाद वे रवाना हुए और चौहान मेंशन पहुंच चुके थे। कुछ रस्मों के बाद उसे प्रणव के कमरे में भेज दिया गया। लंबा घूंघट निकाले नूतन उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्रणव कमरे में आया उसके पास आकर बैठ गया तो वो घबराहट में और भी सिमट गई। प्रणव ने उसका घूंघट उठाया और फिर पीछे हटते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा केस निकाला। उसने केस खोलकर सामने किया तो उसमें दिल के आकार का एक लॉकेट था जिस पर डायमंड से PN लिखा था। मुझे पता है ये तुम्हारी हैसियत के मुताबिक नहीं है, मगर ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए मिसिस प्रणव चौहान। वो मुस्कुराते हुए बोला। नूतन शर्मा कर पीठ फेर कर बैठ गई। प्रणव ने खुद आगे बढ़कर वो लॉकेट उसके गले में पहनाया और फिर उसे गले से लगा लिया। आपने जायदाद देने की बात क्यों कही? नूतन झिझकते हुए बोली। प्रणव मुस्कुराया। उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, उनकी नजर में तुम्हारा सम्मान लौटाने के लिए ये जरूरी था। आधी जायदाद इस दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है। लोग मुझे उसी दौलत की वजह से अहमियत देते हैं। अगर ये मेरे पास ना हो तो ये लोग जो आज मेरे आगे झुककर सलाम करते हैं कल मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसीलिए मैंने लोगों की नज़र में तुम्हें भी वो इज्जत दी। और वैसे भी ये सब उन बातों का प्रायश्चित है जो मैंने गुस्से में तुम्हें कह दी थी। नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत गलत बोला था। उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। सबसे ज्यादा वो धीमे लहजे में बोलता उसके कानों में रस घोल रहा था। नूतन की आंखें खुशी से झलक उठी थी। वो इतनी खास हो सकती है यह उसने कब सोचा था। जिस लड़की को मनहूस कह कहकर उसका जीना हराम किया रखा, आज उस शख्स ने उसे इन सब में इतना अहम कर दिया था कि सबकी जुबानें बंद हो गईं। और वो जानती थी कि आज के बाद कोई उसको मनहूस और कमबख्त नहीं बोलेगा। वो सुकून भरे अंदाज में उसके कंधे में अपना चेहरा छुपा गई। वो उस पर अपनी मोहब्बत बरसाने लगा। बाहर चांद उन्हें देखकर शर्माकर बादलों में छुप चुका था। दोस्तों, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो या कोई भी जेंडर का इंसान हो, सभी इस दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें किसी को जेंडर के आधार पर नीचा नहीं दिखाना चाहिए और जो व्यक्ति हमारे सम्मान के लिए लड़े, दुनिया के सामने हमारे सम्मान को बढ़ाए, उस व्यक्ति की हमें कदर करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।